प्रेम की न भाषा होती है, न परिभाषा होती है और ना कोई लिपि होती है। ये एक ऐसा एहसास है जिसके बीज जब अंतस में जड़ पकड़ते हैं तो फिर कभी नहीं उखड़ा करते। और विशुद्ध प्रेम के लिए तो कहा भी जाता है कि प्रेमी सामने ना हो फिर भी हर क्षण उसका दीदार होता रहता है। लेकिन आजकल के दौर में ऐसा प्रेम देखने को कहाँ मिलता है। आज का दौर व्यवहारिक दौर है। यहाँ आज के दौर में प्रेम एक खिलवाड़ की तरह नजर आता है। और ऐसे दौर में यदि कोई प्रेम कहानी अपने एक अनोखे अद्भुत स्वरूप में आपके सामने आ जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? आपकी प्रेम कहानी पढ़ने की चाहत को वहाँ पर विश्राम मिल जाता है। आप उसके आनंद में सराबोर हो जाते हैं और अपने आप को उस कहानी में डूबने देते हैं। एक ऐसी प्रेम की कहानी है जिसने प्रेम में सारी सीमाएं लांघ दी हैं। विभा रश्मि जी नमस्कार, आप भी बहुत दिनों बाद दिखाई दी हैं, स्वागत है आपका। तो मैंने एक ऐसी कहानी पढ़ी जिसने प्रेम में सारी सीमाएं लांघ दी। वैसे भी प्रेम में न जात पात होती है, न धर्म वो देखता है, ना ही सीमाएं देखता है। कुछ ऐसा ही प्रेम है ये। इसलिए प्रेम में आपको इसमें बल्कि एक नया कोण भी नजर आएगा, जहां आपको नजर आएगा जैसे ये एक तरफा प्रेम है, लेकिन उसकी महीन बुनावट जो है वो आपको कहेगी कि प्रेम तो दूसरी तरफ भी है, लेकिन शायद वो प्रेम को उस रूप में समझ नहीं पा रहे हैं, वो उस प्रेम को जान नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रेम का एक ऐसा स्वरूप भी नजर आता है। यहाँ प्रेम कैसा है? सीमाएं तो लांघ ही रहा है, लेकिन यहाँ शब्द भी नहीं है, यहाँ कोई भाषा भी नहीं है। सुनीता जी प्रेम कैसा है? भाई प्रेम में आजकल के प्रेमी तो ऐसे होते हैं कि उनकी बातें ही ख़त्म नहीं होती। व्हाट्सएप पे लगे होते हैं और चैट कर रहे होते हैं लगातार, फ़ोनों पे लगे होते हैं, बाकी सारी दुनिया से वो विमुख से हो जाते हैं बल्कि। लेकिन ये प्रेम अद्भुत है जिसमें भाषा ही नहीं है, जिसमें संवाद नहीं है, जिसमें शब्द नहीं है, लेकिन भावनाएं फिर भी मुकाम पा रही हैं। एक शब्दहीन प्रेम, बिना इजहार का प्रेम अपने अनन्यतम रूप में है। तो आपको लग रहा होगा ये कौन सा प्रेम है और किस कहानी की मैं बात कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको कहानी का शीर्षक बताती हूँ और लेखिका का नाम अंत में बताऊंगी। कहानी का शीर्षक है लैंडिंग लाइफ रैंडम इश्क। शीर्षक भी अपने आप में अनोखा है। एक मतलब आप और सब पढ़ते हैं बड़े अजीबो गरीब, मतलब आपको लगेगा थोड़ा सा नाम, लेकिन जब आप पढ़ेंगे कहानी को, योगिता यादव स्वागत है, कहाँ का भी अभी उत्तर मिलेगा आपको कि कौन सी किताब है और कौन लेखिका है। बात कर रही हूँ मैं अभी सिर्फ कहानी के शीर्षक की कि लैंडिंग लाइफ और रैंडम इश्क। अब लैंडिंग लाइफ ये शब्द ही दर्शा रहा है कि ये प्रेम एक देशीय नहीं है। ये प्रेम, और वैसे भी प्रेम का देशीय होना आवश्यक नहीं है, ये तो कभी भी कहीं भी किसी से हो सकता है। बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए
कि आप प्रेम के लिए पहाड़ काटकर दूध की नदियां बहा सकें। और बिल्कुल ऐसा ही इस कहानी का किरदार करता है। कहानी का किरदार कोरियन है जिसका नाम है ली, और लड़की जो है वो है इंडियन, किंजल। अब दोनों की भाषाएं अलग हैं, संवाद असंभव है, फिर भी प्रेम मुकाम पा रहा है। तो कैसे पाता है? आखिर ली क्या जतन करता है? कैसे कू के दिल में जगह बनाता है? और बल्कि उसके दिल में नहीं, उसकी जिंदगी में जगह बना लेता है। ये जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा। प्रश्न ये उठता है, बिना संवाद के कोई कैसे अपनी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी किसी एक के नाम कर सकता है? और आज के आपाधापी के दौर में जहां जीवन भर आप बोलने के लिए तरस जाएं, अपने भाव शब्दों के माध्यम से एक दूसरे के तक प्रेषित ना कर पाएं, क्योंकि संवाद के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, ये हम सब जानते हैं। तभी तो भाषाओं का जन्म हुआ है, क्योंकि पहले तो मनुष्य बिना भाषा के ही संवाद किया करता था, भावों का आदान प्रदान किया करता था। लेकिन भाषा की आवश्यकता महसूस हुई ना, तभी वो संवाद संभव हो पाया। और यहाँ एक तरीके से दूसरी मतलब उस दौर में पहुंच रहा है इंसान जहां भाषा थी ही नहीं और फिर भी संवाद होता था। मानो लेखिका यही कहना चाह रही हैं कि उस दौर को भी आज भी जिया जा सकता है। और उसको कैसे जिया जा सकता है, ये आप इस कहानी को पढ़कर जान सकेंगे। मानो वो ये कहना चाहते हैं कि यही प्रेम की ताकत होती है, जिसे किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती। केवल एक दूसरे को निहार कर ही प्रेम को जी लिया जाए, क्या ये आज के दौर में संभव है? नहीं। लेकिन कहानी में ये सब संभव हुआ है। फोन कानों पर लगाकर बिना शब्दों के संवाद हो जाए। घंटों आप एक दूसरे को केवल कानों पे लगा के सुन रहे हैं, एक दूसरे को जी रहे हैं, बिना मतलब ये जाने कि सामने वाला क्या कर रहा है, बिना देखे, सिर्फ कानों के माध्यम से आप ये जान जाएं कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहा है, उसकी धड़कनें क्या कह रही हैं। तो ये प्रेम को एक नई ऊंचाई देता है, एक नया आयाम प्रस्तुत करता है। तो यही प्रश्न बार बार सामने उभर कर आता है कि आज के दौर में क्या ऐसा प्रेम संभव है? तो उसका उत्तर ये कहानी है। बेशक आपको ये कहानी हो सकता है फैंटेसी जैसी प्रतीत हो, लेकिन आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी एक ऐसे ही प्रेम की कल्पना करते हैं जिसमें शब्द और स्पर्श की आवश्यकता महसूस ना हो, जहां बिना कहे संवाद हो जाए। प्रेम एक दूसरे को जानने की, समझने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सब शब्द, भाव सब गौण हो जाते हैं। वहीं ये कहानी एक सवाल भी उठाती है कि आज के दौर में एक पढ़ी लिखी जागरूक लड़की कैसे ऐसे प्रेम को स्वीकार कर सकती है जिसमें उसकी रजामंदी के बिना शादी तय हो जाए और वो उसे स्वीकार भी ले। कहानी का ये एक रोचक पहलू है जिसे आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तो आपको लगेगा, अरे ये कैसा प्रेम है और ये कैसी लड़की है। एक आइडियल सिचुएशन को यहाँ पर क्रिएट किया गया है, जबकि वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है।
लेकिन आप कहेंगे कि लड़की तो कुछ अलग स्वभाव की है। मतलब एक तरफ उसमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान दोनों कूट-कूट कर भरे हुए हैं, तो साथ में थोड़ी-सी अकड़ भी उसमें है। अब ऐसी लड़की यदि सबकी हाँ में हाँ कर दे और शादी के लिए तैयार भी हो जाए, अंदर-अंदर उसमें एक कशमकश है, एक द्वंद है जिसको वो जी भी रही है और उसके साथ वो हाँ भी कर देती है शादी के लिए, तो ये बातें थोड़ी हजम नहीं होती। फिर भी कहानी का प्रस्तुतिकरण, उसकी बुनावट, उसकी भाषा, शैली आपको मंत्रमुग्ध कर देती है और पाठक मान लेता है, संभव है ऐसे पात्र भी दुनिया में और ऐसा प्रेम। बस यहीं आकर कहानी की जीत हो जाती है और यहीं आकर कहानी के शीर्षक का अगला भाग जो है रैंडम इश्क, वो अपने आप को जस्टिफाई कर देता है। क्योंकि कभी-कभी बिना सोचे समझे किया जाने वाला प्रेम भी परवान चढ़ा करता है। बिना सोचे समझे किए जाने वाले कार्य कई बार आपके जीवन की उपलब्धि होते हैं। बस यही नियम प्रेम पर भी लागू किया है लेखिका ने। जहां अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ना लेकर परिस्थितियों और परिवार की सहमति पर छोड़कर उसको स्वीकार लिया जाता है और अपने प्रेम को, अपने जीवन को एक नया आयाम दे दिया। ये प्रेम, ये विषय सबके लिए आश्चर्य बेशक होगा, क्योंकि दो लोग जिनके पास जुबान है, जिनके पास जो बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो एक बंधन में बंध जाएं और बिना संवाद के बंधन में बंध गए, बिना स्वीकृति के उन्होंने शादी को स्वीकार भी लिया। बिना इजहार के प्रेम, मतलब बिना प्रेम के इजहार के, बिना शादी के सहमति के भी वो शादी के बंधन में बंध जाते हैं। तो यही दर्शाता है कि प्रेम के लिए ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। वो प्रेम के लिए केवल आपका होना मायने रखता है, एक दूसरे को स्वीकारना मायने रखता है। और यही प्रेम की उच्चता है, जहाँ शब्द गौण है और प्रेम आसमान को छू लेता है। मैंने आपको इस प्रेम के कुछ ऐसे हिस्से बताए हैं जो आपको ये कहानी पढ़ने के लिए लालायित करेंगे। आप जानना चाहेंगे कैसे दो भिन्न परिवेश के लोगों का प्रेम परवान चढ़ा, कैसे उन्होंने एक दूसरे को स्वीकार लिया और कौन है ये दोनों, कैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को जाना, पहचाना और एक दूसरे को स्वीकार भी लिया। इस प्रेम की यही सबसे बड़ी खासियत है कि बिना शब्दों के संवाद संभव हो गया, बिना इजहार के स्वीकार्यता प्राप्त हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। अब आपको यह जानने की इच्छा होगी कि ये कौन सी किताब है और कौन इसके लेखक हैं। तो दोस्तों, किताब है सियोल से सरयू और लेखिका हैं हमारी प्रिय आलोचक डॉक्टर सुनीता, जिन्होंने प्रेम का एक ऐसा अद्भुत रूप दिया है जो वाकई हम लोग कहीं ना कहीं जिसको हम जीना चाहते हैं। सच में कहा जाए तो ऐसे प्रेम को हर मनुष्य जीना चाहता है और उसको उन्होंने इस किताब के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मेरी इस पूरे संग्रह की सबसे प्रिय कहानी है। मैं इस संग्रह को पूरा पढ़ चुकी हूँ दोस्तों, और इस संग्रह को पढ़ने के बाद
मतलब ये कहानी मेरी प्रिय कहानियों में शामिल है। आपको कई भाषाओं का समावेश भी नज़र आएगा और साथ में प्रेम का अद्भुत रूप है, वो तो आप देखेंगे ही। लेकिन वो प्रेम कैसे परवान चढ़ता है और कैसे ये विवाह परवान चढ़ता है, प्रेम से ज़्यादा विवाह परवान चढ़ता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो वो मैं नहीं खोलूँगी, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खोलूँगी, बल्कि मैं कहूँगी कि आप जो है इसको पढ़िए। और में एक ऐसी कहानी हमारे सम्मुख है जो संबंधों को जोड़ने का कार्य भी कर रही है। और जब हम अपने देश में अपनी संस्कृति को जब हम जानते समझते हैं, उसमें हमारा संभव नहीं हो पा रहा, तो ये दो भिन्न परिवेश के लोग कैसे जीते हैं, कैसे समझ पाते हैं एक दूसरे को, उसको जानने के लिए आप इस किताब को पढ़िए, इस कहानी को पढ़िए। तब आप जानेंगे कि अगर ऐसा संभव है तो हम क्यों नहीं संभव कर पाते, हम क्यों नहीं जी पाते। हमें एक दूसरे को जानना और समझना चाहिए और एक दूसरे को स्वीकारने के लिए केवल प्रेम ही ऐसा भाव है जो जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, एक सुचारू रूप से चलाने का एक सूत्र दे सकता है। और वाकई मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता प्रेम है। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ सबसे पहले संभव प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम है तो सब संभव है। आपको जीवन में और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप नहीं चाहेंगे कुछ और हमें मिले, बस प्रेम मिल जाए तो आप इन जो मूलभूत आवश्यकताओं का में अगर कमी भी होगी ना, तो भी आप जीवन गुजार लेंगे। तो दोस्तों, आप इस कहानी को पढ़िए, इस किताब को पढ़िए। आपको इस किताब के माध्यम से पूरी दुनिया का दर्शन होगा, केवल अपनी संस्कृति का नहीं होगा, आपको विभिन्न देशों की संस्कृति का, परिवेश का, अपने देश के ही न जाने कितने स्वरूपों का आपको दर्शन होगा। ये एक ऐसी किताब है, सियोल से सरयू नाम उन्होंने ऐसे ही नहीं दिया है। ये कहानी कोरिया की है, लेकिन कहानी कोरिया की नहीं, सॉरी, ये कहानी दो भिन्न देशों की, परिवेशों की, संस्कृति की है, भाषाओं की है। और केवल कोरिया या साउथ कोरिया या वहीं का ही परिवेश नहीं है, इसमें बहुत बड़ा विस्तृत आकाश को लेकर लेखिका उपस्थित हुई है। अपने ही देश के अनेक रूप आपको इस किताब में देखने को मिलेंगे। तो आप इसे पढ़ें, जानें, समझें और फिर